In this lecture, we will discuss about India-European Union relations. What is European Union? The European Union is a political and economic union of 27 member states located primarily in Europe continent. यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है अबाउट 27 मेंबर कंट्रीज का, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर मेनली सारे कंट्रीज सिचुएटेड है। द यूरोपियन यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 1 1993। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के साथ यूरोपियन यूनियन 1993 में एस्टेब्लिश किया जाता है। द मेन गोल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट इन ऑर्डर टू एनहांस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द यूरोप। यूरोपियन यूनियन को एस्टेब्लिश करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बूस्ट करना, प्रमोट करना एंड सभी कंट्रीज को इंटीग्रेट करना था, सो दैट यूरोप के अंदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एनहांस किया जा सके। The European Union has its own currency, the euro, which is used by 19 of the member states. यूरोपियन यूनियन की अपनी एक करेंसी है जिसका नाम यूरो है, और अबाउट 19 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी अपनी नेशनल करेंसी भी यूरो है। यूरोपियन यूनियन हैज अ सिंगल मार्केट वेयर गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल कैन मूव फ्रीली। यूरोपियन यूनियन का एक सिंगल मार्केट है जिसमें गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल फ्रीली तरीके से मूव कर सकती है। व्हाट इज द जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का जेनेसिस एंड एवोल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द यूरोपियन यूनियन हैज इट्स रूट इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड व्हेन यूरोपियन लीडर्स sought to promote peace, stability and prosperity in the continent। यूरोपियन यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट का जो रूट रहा है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो आफ्टरमैथ रहा है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन को एस्टेब्लिश किया गया, बिकॉज यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए यूरोप के अंदर से कुछ लीडर्स ने डिमांड की कि एक इस तरह का यूनियन हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर होना चाहिए। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी was established by the Treaty of Rome. It aimed to create a common market among its member states and to promote economic growth and cooperation। 1957 में यूरोप के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टैब्लिश की जाती है, और ट्रीटी ऑफ रोम के अंडर ये कम्युनिटी स्टैब्लिश की जाती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यूरोप के अंदर एक कॉमन मार्केट क्रिएट करना था, सो दैट ऑल मेंबर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकें। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1960, इट वाज क्रिएटेड टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन सर्टेन कंट्रीज नॉट इन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1960 में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया जाता है, सो दैट यूरोप के अंदर जो कंट्रीज ईईसी के मेंबर नहीं हैं उन कंट्रीज को फ्री ट्रेड के लिए एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए प्रमोट किया जा सके। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1993, इट ट्रांसफॉर्म्ड द EEC into the European Union and expanded the scope beyond economic integration to include political, social and security policies। 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी की जाती है, और यही ट्रीटी है जहां पर यूरोपियन यूनियन को इसके थ्रू एस्टेब्लिश किया गया। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी ने ईईसी को यूरोपियन यूनियन में ट्रांसफॉर्म किया, और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का अब जो स्कोप है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से कहीं बियॉन्ड हो जाता है। इसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाती है। इट मीन्स प्रीवियस का जो ईईसी था वो ओनली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए था, बट जैसे ही ईईसी को यूरोपियन यूनियन में ट्रांसफॉर्म किया गया, इसके अंडर पॉलिटिकल, सोशल एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज भी इंक्लूड कर दी जाती है। यूरो इंट्रोड्यूस इन 1999, यूरो वाज इंट्रोड्यूस इन 11 कंट्रीज फॉर कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। 1999 में यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरो को एक कॉमन करेंसी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्टार्टिंग में एक फिजिकल करेंसी के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टार्टिंग में ये एक डिजिटल करेंसी, फिजिकल नहीं डिजिटल करेंसी के तौर पर यूज किया गया था, बट बाद में इसको फिजिकल करेंसी के तौर पर यूज किया गया। Treaty of Lisbon 2007, Treaty of Lisbon was signed to make the European Union more democratic, efficient and transparent, and thereby able to tackle global challenges such as climate change, security and sustainable development। 2007 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन साइन की जाती है, और ये साइन, ये जो ट्रीटी होती है साइन इसलिए की जाती है सो दैट यूरोपियन यूनियन को मोर डेमोक्रेटिक बनाया जा सके, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट इसको बनाया जा सके, और ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज को इजीली तरीके से टेकल किया जा सके। क्रोएशिया बिकम द 27th यूरोपियन यूनियन मेंबर इन 2013। प्रेजेंट में यूरोपियन यूनियन के अंदर अबाउट 27 मेंबर कंट्रीज हैं। 27th कंट्री जो रहा है 2013 में क्रोमिया ने इसको ज्वाइन किया था। एट मीन सबसे लास्ट का जो कंट्री रहा है वो क्रोएशिया।
क्रोएशिया ने इसको ज्वाइन किया था 2013 में। यूनाइटेड किंगडम वोट्स टू लीव द EU 2016 in a referendum in 2016 52% of voters in the UK voted for the UK to leave the European Union। यूके ने 2016 में यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट करने के लिए वोट किया और ये अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अपने आप को 2020 में एग्जिट कर लेता है। व्हाट इज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर फोर मोर डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस दैट लीड द यूरोपियन यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोपियन यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करने के लिए फोर मेन डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। नंबर 1 यूरोपियन काउंसिल। The European Council is made up of the head of the government of the EU member states. It sets the European Union's overall political direction. सबसे पहला है जो डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन है वो है यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसके द्वारा कंप्राइज होता है और यूरोपियन यूनियन के जितने भी पॉलिटिकल डायरेक्शंस हैं वो इसको लीड करते हैं। नंबर 2 यूरोपियन कमीशन। द यूरोपियन कमीशन इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव ब्रांच यूरोपियन कमीशन होता है। नंबर 3 यूरोपियन पार्लियामेंट। इट इज द डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन पार्लियामेंट जो होता है वो यूरोपियन यूनियन की एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। नंबर 4 काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। इट इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन काउंसिल ये यूरोपियन यूनियन की मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर स्टेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग लेजिस्लेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज। द वर्क ऑफ द अबव इंस्टीट्यूशंस इज कंप्लीमेंटेड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज। अभी जो हमने ये 4 डिसीजन मेकिंग बॉडीज के बारे में पढ़ा, इन सभी बॉडीज के वर्क को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज होती है सच एज नंबर 1 कोड ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इट इज द सुप्रीम कोड ऑफ यूरोपियन यूनियन। कोड ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन ये यूरोपियन यूनियन की सुप्रीम कोर्ट होती है। इट इंश्योर दैट EU लॉ इज इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड इन अ कंसिस्टेंट मैनर अक्रॉस ऑल मेंबर स्टेट। यूरोपियन यूनियन कोड ऑफ जस्टिस ये इंश्योर करता है कि यूरोपियन यूनियन लॉ जो भी हैं उन्हें इंटरप्रेट किया जाए और ऑल मेंबर स्टेट के द्वारा कंसिस्टेंट मैनर में उनको अप्लाइड किया जाए। नंबर 2 यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग प्राइस स्टेबल इन यूरो एरिया एंड इट्स मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। यूरोपियन यूनियन का एक सेंट्रल बैंक भी है जो कि प्राइस स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज को भी यही डील करता है। नंबर 3 यूरोपियन कोड ऑफ ऑडिटर्स कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूविंग EU फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एक्ट एज द इंडिपेंडेंट गार्डियन ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन सिटीजन। यूरोपियन कोड ऑफ ऑडिटर जो होता है वो यूरोपियन यूनियन के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ हैज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द EU इवॉल्व्ड ओवर द ईयर? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं? इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हैव अ लॉन्ग एंड मल्टीफेसेड रिलेशनशिप। दिस कैन बी concluded from the fact that the EU is India's third largest trading partner। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो रिलेशंस रहे हैं वो लॉन्ग एंड मल्टीफेसेड रिलेशनशिप रहे हैं और यूरोपियन यूनियन इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है करंट में। Some of the major events marking the evolution of the relationship between the two are: number 1, early 1990s. Relation between both began to strengthen in the 1990s when India began its process of economic liberalization and the European Union began to expand its membership। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो रिलेशन स्टार्ट होते हैं वैसे तो 1960s से ही स्टार्ट हो गए थे बट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेनली 1990s के बाद होते हैं। 1990s के टाइम के ड्यूरिंग दोनों कंट्रीज के अंदर जो रिलेशंस हैं उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ आता है बिकॉज इंडिया के अंदर उस टाइम पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया था और यूरोपियन यूनियन ने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबरशिप है उसको एक्सपेंड किया था। नंबर 2 cooperation agreement 1994। In 1994 both established a cooperation agreement which served as the basis for their strategic partnership। 1994 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जाता है और इस कॉपरेशन के थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्टार्टिंग होती है दोनों इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। Number 3 first India EU summit 2000। The first India EU summit held in 2000 marked a watershed in the evolution of the relationship। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फर्स्ट जो समिट किया जाता है वो 2000 में किया जाता है। यहाँ से दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी इवॉल्व होते हैं।
Number 4, Joint Action Plan 2005. In 2005, the European Union and India signed a joint action plan which further strengthened their cooperation in areas including trade, investment, education and research. इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में 2005 में जॉइंट एक्शन प्लान स्टार्ट किया जाता है, और ये जो जॉइंट एक्शन प्लान जो साइन किया गया था, इसके थ्रू दोनों कंट्रीज, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में स्पेशली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया गया। नंबर 5, renewed dialogue between India and the European Union 2017. In 2017, both launched a new dialogue on foreign policy, defense and security, which has helped to further deepen their cooperation. 2017 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में डायलॉग को रिन्यू किया जाता है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी मैटर पर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर पर डायलॉग को यहाँ पर रिन्यू किया जाता है, और इसके थ्रू दोनों के बीच के कोऑपरेशन को डीपन किया जाता है। Number 6, present times. In recent years, India and EU have also worked together on issues related to international peace and security, climate change and sustainable development. इंडिया और यूरोपियन यूनियन के अगर रिसेंट ईयर्स के रिलेशनशिप की बात की जाए तो दोनों ही इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मैटर्स पर, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर दोनों ही वर्क कर रहे हैं। व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या है? नंबर 1, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड। द यूरोपियन यूनियन इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद बायलैटरल ट्रेड totaling over euro 88 billion in 2021. India is also the European Union's 10th largest trading partner. करंट में यूरोपियन यूनियन इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों के बीच में 2021 में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ था वो यूरो 88 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ। इंडिया भी यूरोपियन यूनियन के लिए 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट, द यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया। टाटा ग्रुप, एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द यूरोपियन यूनियन। इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन एक मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इंडिया का भी कुछ मल्टीनेशनल कंपनी सच एज टाटा ग्रुप, इसका भी यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज के अंदर सच एज फ्रांस एंड इटली के अंदर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, द यूरोपियन यूनियन हैज सपोर्टेड इंडियाज एफर्ट टू मॉडर्नाइज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग थ्रू द फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इन सेक्टर सच एज एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूरोपियन यूनियन ने इंडियन प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है। नंबर 2, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Both have a strategic partnership which include a regular high-level political dialogue and cooperation on issues such as counter-terrorism and non-proliferation. इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दोनों ही रेगुलर हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग कंडक्ट करते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट इशूज सच एज काउंटर टेररिज्म एंड नॉन प्रोलिफरेशन मैटर पर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। डेवलपमेंट असिस्टेंस, यूरोपियन यूनियन हैज प्रोवाइडेड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू इंडिया इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर प्रोग्राम्स इन एरियाज सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को वेरियस सेक्टर में डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, सच एज हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया और यूरोपियन यूनियन टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। EU and India have jointly held a number of conferences and workshops on cyber security and cooperated on efforts to combat terrorism. Number 3, security cooperation. India and European Union have worked together on regional and global security issues, including through the United Nations and other multilateral organizations. इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इशूज पर भी एक दूसरे को कोऑपरेट किया है। नंबर 4, रिसर्च एंड इनोवेशन। बोथ हैव कोऑपरेटेड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन इंक्लूडिंग थ्रू द यूरोपियन यूनियंस हॉरिजन 2020 प्रोग्राम। इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ही ने साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन सेक्टर में एक दूसरे को कोऑपरेट किया है। दिस प्रोग्राम सपोर्ट स्पेशली यूरोपियन यूनियंस हॉरिजन 2020 प्रोग्राम। This program supports joint research and innovation projects in areas such as renewable energy, health, and advanced materials. EU Horizon 2020 प्रोग्राम के तहत दोनों इट मीन्स यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट
में जो भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ एंड एडवांस्ड मटेरियल एरियाज में दोनों ही रिसर्च एंड इनोवेशन को बूस्ट कर रहे हैं। Number 5, cultural and educational exchange. India and European Union have a number of cultural and educational exchange programs, including the Erasmus Plus program, which allow Indian students to study in the European Union and vice versa. इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में कुछ कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज हो रहे हैं, एंड इसके लिए इरेस्मस प्लस प्रोग्राम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रोग्राम के अंडर इंडियन स्टूडेंट को यूरोपियन यूनियन के अंडर स्टडी करने का मौका मिलता है और वहाँ के स्टूडेंट को इंडिया में स्टडी करने का मौका मिलता है। इट मीन्स इरेस्मस प्लस प्रोग्राम इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Number 6, multilateral cooperation. The European Union and India cooperated on various global issues, including climate change, development, and security. यूरोपियन यूनियन और इंडिया वेरियस ग्लोबल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी सेक्टर में भी एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज सपोर्टेड इंडियाज एफर्ट टू गेन ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम इंक्लूडिंग WTO। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया का हमेशा जो भी एफर्ट रहा है ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में ग्रेटर एक्सेस को गेन करने के लिए या WTO के अंडर ग्रेटर एक्सेस गेन करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने इंडिया का हमेशा सपोर्ट किया है। So thanks for watching this video.